हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू। तो आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, दैट विल बी रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस इज नोन एज इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नंबर 1 टूल या 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल कहें तो दैट विल बी रेशियो एनालिसिस। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? So management accounting is accounting for management. So it is helping accounting for management and it is known as service function of accounting. तो accounting का main function है management accounting and this accounting provides information to the management. It provides true information. Now information is taken for financial accounting. Information हम financial accounting से लेते हैं, but it is processed by management accounting. हमारी information को जो process किया जाता है, that is done by management accounting techniques. That will be known as ratio analysis. That will be fund flow statement. That may be cash flow statement. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फ्यूचरिस्टिक। जो भी हमें स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं, जो भी हमें प्लानिंग करनी होती है, दैट इज डन थ्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ओनली हिस्टोरिकल डाटा। जो हमारी अचीवमेंट है, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं या जो हमारे लॉसेस हैं, these are taken from financial accounting and we have to process these data, and when these data are processed, these are the ready made tools from management accounting. तो हम टूल अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूज करते हैं जिनसे हम प्रोसेसिंग करते हैं so that future policies, future results, analysis that can be done in management accounting. एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज क्वालिटेटिव। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें एक्सप्लेनेशन भी देती है एंड न्यूमेरिकल्स भी देती है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टोटली बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव डाटा। तो ये हमें कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस प्रोवाइड करती है। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कहें तो ये हमें प्रोवाइड करती है कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस लो है, देन देयर आर रीजंस व्हाई आवर परफॉर्मेंस हैज बीन लो। हमारी परफॉर्मेंस लो क्यों रही है, उसको एनालाइज करेंगे, उसके लिए हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे, उसके लिए पॉलिसीज बनाएंगे, उसके लिए कंट्रोलिंग एफर्ट करेंगे। सो दीज आर डन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर हमारी प्रोग्रेस increased progress है, then we have to accelerate. So it means planning is done by management accounting. Policies are made, strategies are made by making proper analysis and interpretation. तो इंटरप्रिटेशन का काम भी हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, जिसको हम कहते हैं एनालिसिस करना, एक्सप्लेन करना, रीजनिंग करना। ऑल द इम्पोर्टेंट एफर्ट्स आर डन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग व्हिच फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैन नॉट डू। हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ डाटा ही हमें प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन उनके लिए एनालिसिस करना दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक that is helping in the strategies making for the organization. कोई भी organization अगर strategies बनाती है, that is only with the strategies given by management accountant, result given by management accountant. क्योंकि management accountant is a person whose role is very wide, who provides the real data analysis to manager, who provides the real picture of performance to manager so that right strategies can be made. तो यहाँ तक मैं इसलिए थोड़ा कह रहा हूँ, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मेन फंक्शन है जो हमारी मैनेजमेंट को हेल्प करती है, उनको इवैल्यूएशन बताती है हमारी परफॉर्मेंस के बारे में, उनको गाइड करती है कि कैसे हम स्ट्रेटजीज बनाएं सो दैट आवर लॉसेस, आवर ड्रॉबैक्स, आवर लिमिटेशंस can be mitigated. अपनी limitations को हम improve कर सकें and we can be helpful in reaching the targets. ताकि हमारे जो बिजनेस के टारगेट्स हैं, वही बिजनेस के हाइट्स हैं, we can reach that heights. तो ये हमारा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
आज मैं थोड़ा डील कर रहा हूँ रेशियो एनालिसिस। अगर हम रेशियो एनालिसिस की बात करें, दैट इज नंबर 1 इंपॉर्टेंट टूल, और जिसमें हम लेते हैं रेशियो, दैट इज न्यूमेरिकल रेशियोज। There are numerator and denominator. With these parameters, we can judge the real performance of the organization. अपनी रियल परफॉर्मेंस हम दे सकते हैं कि हमारे कंसर्न ने रियल परफॉर्म क्या किया। हमारे पास स्टैंडर्ड्स भी गिवन है, हमारे पास नॉर्म्स भी गिवन है, एंड वी कैन कंपेयर विद द नॉर्म्स। एट लास्ट वी कैन पे कमेंट्स आल्सो। हम कमेंट भी पे कर सकते हैं कि वेदर वी आर सफिशिएंटली, हम सफिशिएंट अपने बिजनेस में इंप्रूव कर रहे हैं या वी आर लैगिंग बिहाइंड। तो इसके बारे में हम सबसे पहले मैं रेशियो एनालिसिस में ले रहा हूं, दैट विल बी लिक्विडिटी रेशियोज। तो इसकी हमने क्लासिफिकेशन की है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि वी शुड अंडरस्टैंड द रेशियोज। हम स्मॉल रेशियोज को, इंटरेस्टिंग रेशियोज को अंडरस्टैंड करें, देन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब सबसे पहले हमने ग्रुपिंग की है लिक्विडिटी रेशियोज और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी रेशियो क्या है या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्या है। तो इसके लिए हमारे पास 3 तरह की रेशियो आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी कॉमन रेशियो। तो उसको हम थोड़ा डिस्कशन में ला रहे हैं। तो नंबर 1 इज करंट रेशियो। तो जब हम करंट रेशियो की बात करते हैं, इट इज आल्सो नोन एज आवर करंट रेशियो और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियो। ये हमारी लिक्विडिटी रेशियो में आती है। तो यहाँ पे हम लेते हैं करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का अगर हम फार्मूला देखें, दैट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे हम करते हैं करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अगर करंट एसेट्स बिजनेस की ली जाए और यहाँ पे हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डाटा गिवन होगा, वी शैल बी गिवन इनकम स्टेटमेंट एज वेल एज बैलेंस शीट। आई हैव टू सिलेक्ट द आइटम्स। हम यहाँ पे अपने आप आइटम सिलेक्ट करेंगे बिकॉज वी हैव टू बी नाउ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने अपने आप उस डाटा से सिलेक्शन करनी है जो उसको आइटम चाहिए, एंड दैट आइटम शुड बी पुट इन द फार्मूला। अब यहाँ पे हमारे पास करंट रेशियो का फार्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे हम करंट एसेट्स होती हैं, these assets can be liquefied within 1 year। या तो रेडीमेड लिक्विड होगी, बड़ी इजीली लिक्विड होगी, या मैक्सिमम उनको 1 ईयर के अंदर हम कैश में रिडीम कर सकते हैं। एंड लिक्विडिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब हम लिक्विडिटी की बात करते हैं, इट इज नोन एज अवेलेबिलिटी ऑफ कैश विद द ऑर्गेनाइजेशन, एंड कैश एंड लिक्विडिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस बिकॉज वी हैव टू पे अवर ऑब्लिगेशन। हमने कई लायबिलिटीज को मीट करना है, कई एक्सपेंडिचर को मीट करना होता है। सो देयर इट मींस वी नीड लिक्विडिटी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सफिशिएंट लिक्विडिटी होनी चाहिए, कैश होना चाहिए, ताकि अपने एक्सपेंडिचर, अपने ऑब्लिगेशंस को हम मीट कर सकें। तो यहाँ पे हमने करंट रेशियो लिया। तो करंट रेशियो का फार्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। जब हम करंट एसेट देखते हैं तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा करंट एसेट कौन सी होती हैं। नंबर 1 हम लेते हैं कैश इन हैंड, ये मोस्ट लिक्विड होता है। उसके बाद हम लेते हैं कैश एट बैंक, इट इज आल्सो मोस्ट लिक्विड। देन डेटर्स, जिनको हमने क्रेडिट सेल किया, दे आर नाउ दे हैव टू पे अस विद इन 1 ईयर, उन्होंने हमें पे करना है, दीज आर डेटर्स। सिमिलरली बिल रिसीवेबल, जिनको हमने सेल किया, दे हैव टू नाउ मेक द पेमेंट ऑफ बिल रिसीवेबल, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज आल्सो करंट एसेट। देन स्टॉक, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, प्रीपेड, पेड इन एडवांस एक्सपेंसेस, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हम लेते हैं। These are the items which are taken in current asset। ये आइटम को हम करंट एसेट में लेते हैं। अब सिमिलरली करंट लायबिलिटी, यहाँ पे हम लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पे हम बैंक लोन नहीं लेंगे, बैंक लोन इज ए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जहाँ पे होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ये हमारी करंट लायबिलिटी होता है। देन क्रेडिटर्स, जिनसे हमने क्रेडिट में परचेज की, नाउ वी हैव टू पे देम। अब हमें उनको पे करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर। सिमिलरली बिल्स पेएबल, नाउ वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑब्लिगेशन
ऑब्लिगेशन, जो हमने बिल्स एक्सेप्ट किए। उसके बाद होगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग होंगे एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ये भी हमें विद इन 1 ईयर पे करने होंगे। तो इसका मतलब है हमने करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज की, जिसकी फॉर्म है करंट रेशो। तो अगर करंट रेशो देखी जाए तो इसका नाम होता है 2:1। 2:1 का मतलब है इट मींस वी मस्ट बी हैविंग 2 rupees ऑफ करंट एसेट्स एज अगेंस्ट अवर करंट लायबिलिटी ऑफ ₹1। हमारे पास 2 रुपए करंट एसेट के होने चाहिए अगर हमें 1 रुपया करंट लायबिलिटी का पे ऑफ करना हो। तो ये हमारा नॉर्म होता है, तो इसको हम कहते हैं करंट रेशो। तो जितना हमारा यहाँ पे अगर हमारी करंट रेशो बढ़ती है, सपोज वी आर हैविंग 5:1, वी हैव टू 7:1, इट मींस जब भी हम कमेंट करेंगे इट मींस कंपनी शैल बी और कंसर्न shall be that will be known as more than satisfactory। हम कहेंगे more than satisfactory है क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड या नॉर्म हमारे पास बना हुआ है that is 2:1। तो ये हमारा कमेंट होगा, तो हम कमेंट्स भी पे करते हैं। जैसे हमने कहा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज क्वालिटेटिव आल्सो, इट इज नॉट ओनली क्वांटिटेटिव। यहाँ पे ओनली हमें आंसर ही कैलकुलेट नहीं करने, बट वी कैन पे द कमेंट्स फॉर द फर्दर इंप्रूवमेंट, फॉर द फर्दर पॉलिसी मेकिंग ऑफ द मैनेजमेंट, बिकॉज वी आर नाउ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। हमने आगे उनको सजेशन देने हैं हाउ वी कैन इंप्रूव द लिक्विडिटी, अपनी लिक्विडिटी हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नॉर्म बनेगा वो है 2:1। अगर हम बिलो नॉर्म होंगे तो हमारा कमेंट होगा इट इज लेस देन सेटिस्फैक्टरी एंड वी हैव टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ करंट एसेट्स। हमें अपनी सेल करनी होगी ज्यादा, हमें कैश को इंक्रीज करना होगा, हमें अपनी करंट एसेट्स को बढ़ाना होगा। इसका सेकंड पार्ट अगर हम रिफॉर्म करें दैट इज क्विक रेशो। नंबर 1 हमने कहा करंट रेशो, सेकंड इज क्विक रेशो जिसको हम कहते हैं एसिड टेस्ट रेशो और लिक्विड रेशो। तो अगर इसका हम छोटा सा एक फार्मूला करें तो इसमें होती हैं ऑल करंट एसेट हमने सबसे पहले ले ली हैं, इसमें हमने सिर्फ डिडक्ट करना है स्टॉक और एक हम डिडक्ट करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। 2 items are to be excluded. Number 1 shall be stock, closing stock. Second will be prepaid expenses और divided by current liabilities। अगर हम ये फार्मूला लेते हैं तो यहाँ पे हमने स्टॉक को क्यों एक्सक्लूड किया, इसका लॉजिक ये हो सकता है कि कई बार हमारे पास मिसलीडिंग करंट एसेट्स होती हैं जो हमारी करंट रेशो को इंक्रीज्ड शो करती हैं, लेकिन एक्चुअली वी आर नॉट परफॉर्मिंग सो वेल बट वी आर ओनली टेकिंग एज विंडो ड्रेसिंग। हम सिर्फ विंडो ड्रेसिंग के रूप में उसको देख रहे हैं, इसके लिए हमें रियल रेशो देखनी पड़ेगी। तो हमने स्टॉक को एक्सक्लूड कर दिया। कई बार स्टॉक हमारा ऑब्सोलीट होता है, बिजनेस में पुराना स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक है, देयर इज ए लैक ऑफ डिमांड, दैट इज ए नेगेटिव पॉइंट फॉर द कंसर्न, बट वी आर इंक्लूडिंग इन द करंट रेशो एंड वी आर शोइंग दैट वी आर इंप्रूविंग इन करंट रेशोज। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास स्टॉक होता है पुराना, दैट इज ऑब्सोलीट, इसलिए हमें स्टॉक को माइनस करना होगा और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमें माइनस करना, डिडक्ट करना होगा। प्रीपेड इज पेड इन एडवांस, देयर इज ए नथिंग कंट्रीब्यूशन इन करंट एसेट, इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता, तो प्रीपेड एक्सपेंस भी हमने डिडक्ट कर दिए। 2 आइटम्स को अगर हम डिडक्ट करते हैं तो इसको कहते हैं क्विक एसेट। तो ये हम क्विक रेशो निकाल रहे हैं या एसिड टेस्ट रेशो हम कैलकुलेट कर रहे हैं या लिक्विड एसेट या लिक्विड रेशो हम निकाल रहे हैं। अगर हम 2 आइटम्स को डिडक्ट करते हैं दैट विल बी क्विक एसेट या लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी हमारी सेम प्रोपोर्शन रहेगा, तो इसका नॉर्म क्या होगा दैट इज 1:1। इसको हम कहते हैं 1 रुपी हमें क्विक एसेट का चाहिए एज अगेंस्ट 1 रुपी ऑफ करंट लायबिलिटी। इसका नॉर्म है जैसे यहाँ पे मुझे 2 रुपए करंट एसेट के चाहिए थे, 2 रुपी चाहिए थे एज अगेंस्ट 1 रुपी ऑफ करंट लायबिलिटी। यहाँ पे हमने नॉर्म को आधा कर दिया, हम चाहते हैं कि मेरे पास रियल एसेट हो और स्टॉक को हमने बाहर निकाल दिया, प्रीपेड एसेट को भी हमने एक्सक्लूड कर दिया। हम कहते हैं ओनली 1 रुपी
sufficient of quick asset to meet the current liability of ₹1। तो इसको कहते हैं रिफाइंड रेशियो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो, इसलिए इसका नाम है एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो। तो यहाँ पे हमें 1:1 चाहिए। अगर मेरा आंसर किसी भी कंसर्न में हम कैलकुलेट करते हैं एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अगर आंसर हमारा इसके बिलो होगा देन अवर परफॉर्मेंस शैल बी लेस देन सेटिस्फैक्टरी। अगर हम इंक्रीज्ड वर्जन में जा रहे हैं देन हम कहेंगे हमारी जो डेवलपमेंट है दैट इज इंक्रीज, we are having sufficient performance, we are having more than satisfactory position। तो ये हमारी थी क्विक रेशियो। अब इसी का लिंक है, सबसे पहले हम करंट रेशियो निकालते हैं, सेकंड वे में हम क्विक रेशियो में चले जाते हैं क्योंकि दैट इज द आल्सो पार्ट ऑफ लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का थर्ड पार्ट हमारे पास है जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। अब एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का मतलब है कंप्लीट लिक्विड रेशियो, जहां पे हमें कोई भी डाउट ना हो, जहां पे हमारा कुछ भी बैड डेट होने वाला ना हो। अभी तक हमने कैलकुलेट की थी क्विक एसेट्स, अब वही क्विक एसेट्स को हम अगेन लेंगे, सीक्वेंस है। जैसे हमने यहाँ पे करंट एसेट ली, अब यहीं पे ऑल करंट एसेट लेके 2 आइटम्स को हमने एक्सक्लूड कर दिया ताकि हम और सॉल्वेंट हो जाएं और अपनी रेशियो को रिफाइन कर लें, जो भी मिसलीडिंग आइटम्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दें। अब यहाँ पे हमने किया, ये हमने बनाई थी क्विक एसेट। अब यहाँ पे हम करते हैं क्विक एसेट लेके हम इसमें 2 और मिसलीडिंग आइटम को एक्सक्लूड कर रहे हैं, दैट इज अवर बिल रिसीवेबल एज वेल एज डेटर। अब बीआर का भी बैड होने का खतरा होता है, बिल रिसीवेबल आर जनरली बैड, जिसमें कुछ भी नहीं मिलता, जिसमें हम प्रोविजन बनाते हैं, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट होता है। सिमिलरली हमारे डेटर भी बैड हो सकते हैं, इसलिए जो भी बैड हो सकता है वो हमने एक्सक्लूड कर दिया, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और यहाँ का नाम होगा 0.5:1। अब हमारी मैनेजमेंट कहती है सबसे पहले लिक्विडिटी में हमें चाहिए था रेशियो 2:1, सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट थी 2:1, फिर हमारे 1:1 इसका आधा कर दिया, फिर हमें हाफ चाहिए 0.5:1। इसका मतलब है मुझे ओनली 50 पैसे ऑफ एब्सोल्यूट लिक्विड एसिड चाहिए एज अगेंस्ट करंट लायबिलिटी ऑफ ₹1। 1 रुपए के लिए हमें सिर्फ 50 पैसे चाहिए, लेकिन दैट शुड बी एब्सोल्यूट लिक्विड। यहाँ पे हमें बैड होने का, डिले होने का कोई भी खतरा ना हो। वी शुड बी इमीडिएटली रिडीमिंग, वी कैन रिडीम द पेमेंट, हम इमीडिएटली पेमेंट कर सकें। तो ये हमारी सिक्योरिटी देती है। अगर देखा जाए एब्सोल्यूट में अब क्या बचता है, यहाँ पे ओनली 3 आइटम्स आर देयर इज ए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सिर्फ 3 आइटम रह जाती हैं और रिमेनिंग हमने मैक्सिमम आइटम को एक्सक्लूड कर दिया, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। अब अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट इसके ऊपर कमेंट करेगा लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के ऊपर, तो हमें ये देखना चाहिए, हमें तीनों रेशियो को साइमल्टेनियसली एनालाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे करंट रेशियो का भी नॉर्म देखना होगा, मुझे क्विक रेशियो का भी नॉर्म देखना होगा, हमें एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का भी नॉर्म देखना होगा। अगर हम ये सारे नॉर्म्स क्रॉस कर रहे हैं, अबव जा रहे हैं, देन कंपनी कैन बी सेड एज मोर देन सेटिस्फैक्टरी। कंपनी इंप्रूव कर रही है, दैट इज ए बेटर। अगर इनके हम बिलो जाते हैं, इट मींस कंपनी हैज टू इंप्रूव। लेकिन ये तीनों रेशियो चेक करनी होती है, यानी करंट रेशियो का रिफाइंड पार्ट है क्विक रेशियो, और क्विक रेशियो को अगर हमने और रिफाइन किया तो हम आ गए एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। हमने तीनों एंगल्स के बारे में पहले चेक करना है एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, देन वी शुड कमेंट। तब हम कमेंट करेंगे कि हमारी कंपनी क्या है, हमारी कंपनी किस स्टैंड पे है, वेदर दैट इज इंप्रूविंग और वेदर दैट इज लैगिंग बिहाइंड। तो यहाँ पे ओनली हमें करंट रेशियो के बेस में नहीं देखना, हमें क्विक रेशियो का भी ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एब्सोल्यूट रेशियो भी है। तो जब भी हम कमेंट करें लिक्विडिटी के ऊपर, वी शुड कंसीडर ऑल द 3 रेशियो साइमल्टेनियसली। उसके बाद मैं आ रहा हूँ एक्टिविटी रेशियो, थोड़ा हम डिस्कशन कर रहे हैं। रेशियो एनालिसिस हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे ये +2 के लिए हो, चाहे ये अपने बीकॉम फाइनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए हो। अब एक्टिविटी रेशियो, जब हम एक्टिविटी रेशियो की बात करते हैं, नंबर 1 रेशियो जो हमें मोस्ट एफिशिएंट या एक्टिव बनाती है, दैट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो नंबर 1 है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज
इन्वेंट्री, ये फार्मूला है जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब इसका मीनिंग क्या है? हमारे पास जितनी एवरेज इन्वेंट्री है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, जितनी कंपनी के पास एवरेज इन्वेंट्री है उसके बेस में कंपनी ने कितनी कॉस्ट का सामान बेचा, यानी न्यूमरेटर हमारा होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने कितनी कॉस्ट का सामान सेल किया, दैट विल बी आवर न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर हमने ऊपर रखा डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, और जितना न्यूमरेटर ज्यादा होगा, अधिक होगा, उतना आंसर हमारा ज्यादा मिलेगा, जिसको हम कहेंगे नंबर ऑफ टाइम्स। ये आंसर हमारा मिलेगा नंबर ऑफ टाइम में, लेकिन हमारा न्यूमरेटर ज्यादा होना चाहिए। इट मींस वी शैल बी मोर एक्टिव, मोर एफिशिएंट अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा करते हैं, अगर हमारी सेल ज्यादा होती है, कॉस्ट ज्यादा होती है, जिसमें हमारा प्रॉफिट मिला नहीं होता। यहाँ पे ओनली हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू बी मेंटेन मोर एफिशिएंसी। यहाँ पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना हो तो हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो क्लोजिंग विल बी एवरेज। तो फार्मूला में क्लोजिंग को ही हम एवरेज मान लेते हैं, देन नॉट डिवाइडेड बाय 2। क्लोजिंग को हम 2 से डिवाइड नहीं करते। तो अगर हमारा ओपनिंग भी होगा, देन ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 हमारा एवरेज इन्वेंट्री बन जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा न्यूमरेटर रहता है। हम कभी भी सेल को नहीं लेते, क्योंकि सेल इज नोन एज फिक्टिशियस पिक्चर। उसमें हम जीपीवी में लाते हैं, जीपी में हमने 25% एक्स्ट्रा लिया होता है, जो इन्फ्लेटेड फिगर देती है। इसका मतलब हमें रियल फिगर पे लेना होता है, दैट विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना हो, वेरी सिंपल, हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इनकम स्टेटमेंट होगी, वहां पे सेल होगी, लेस रिटर्न कर लेंगे, नेट सेल बना लेंगे, माइनस हम करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम जीपी को माइनस करें तो हमारा आंसर आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, और इसका आंसर होगा नंबर ऑफ टाइम। जितनी हमारा नंबर ऑफ टाइम इंक्रीज होगा, अगर हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं, उतनी ही हमारी कैटेगरी बढ़ेगी, उतना हम अपना कमेंट देंगे दैट कंपनी इज बेटर देन दैट कंपनी बिकॉज नंबर ऑफ टाइम्स आर ग्रेटर। तो जितने नंबर ऑफ टाइम हमारे ग्रेटर होंगे उतना आंसर हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये हमारी शो करती है कितनी देर में हम स्टॉक टर्नओवर करें, कितनी देर में अपने सामान को सेल कर रहे हैं, जल्दी हम बना रहे हैं, दैट विल बी नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम हम बना रहे हैं। अब अगर मुझे टाइम देखना हो, दिन देखने हो, तो उसके लिए हम अलग रेशो लेते हैं, दैट इज स्टॉक वेलोसिटी। अब स्टॉक टर्नओवर का सेकंड पार्ट होगा स्टॉक वेलोसिटी या स्टॉक कन्वर्जन पीरियड। इसका मतलब कितने दिनों में हमने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बनाया, हमने सामान बिकने वाले को बनाया, दैट इज अवर स्टॉक वेलोसिटी। अगर मुझे स्टॉक वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो हमें जो ये स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला हमें माइंड में रखना चाहिए, इस फार्मूले को हमें कर देना है रिवर्स। अब हमने किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो इसी फार्मूले में हम आ जाएंगे। अब एवरेज इन्वेंट्री ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिनोमिनेटर बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 12/365। अगर मुझे मंथ में आंसर चाहिए तो हम 12 से करेंगे, वो नंबर ऑफ मंथ में आंसर हो जाएगा। अगर डेज में चाहिए तो हमें 365 करना होगा, वो नंबर ऑफ डेज में आ जाएगा। और ये हमें शो करता है कितने दिनों में हम अपनी कन्वर्जन करते हैं, यानी एवरेज स्टॉक को कितने दिनों में हम सामान बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं। तो जितना नंबर ऑफ डेज कम होंगे, जितना ये डिक्रीज होगा, उतना हमारा साइन पॉजिटिव होगा। अगर मुझे कंपेयर करने हो फर्म को ए या बी, जिनका नंबर कम होगा, जिनके मंथ कम होंगे या जिनके नंबर ऑफ डेज कम होंगे, दैट कंपनी विल बी बेटर। अगर हम स्टॉक टर्नओवर में देखें, वहां पे हायर इज द बेटर और यहाँ पे लेसर इज द बेटर। तो इसको हम कहते हैं स्टॉक वेलोसिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्टिविटी रेशियोज। किसी भी कंपैरिजन करना हो, फर्म को देखना हो कैसे वो काम करे, तो हम लेते हैं स्टॉक टर्नओवर और स्टॉक वेलोसिटी रेशियो। उसके बाद हम आ रहे हैं डेटर टर्नओवर। तो डेटर टर्नओवर का मतलब है हमने कितनी नेट क्रेडिट सेल की एज कंपेयर टू ओपनिंग डेटर एज वेल एज क्लोजिंग डेटर, जिसके नीचे हम डिवाइड करते हैं एवरेज
ट्रेड डेटर। अब यहाँ पे ट्रेड वर्ड है, तो ट्रेड का मतलब होगा बिल रिसीवेबल प्लस डेटर, दोनों को हमने कंबाइन करना है जब हम ट्रेड की बात कर रहे हैं। इट मींस दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बीआर प्लस डेटर। अगर ओपनिंग होगा तो ओपनिंग और क्लोजिंग ऐड कर देंगे, अगर ओपनिंग नहीं होगा देन क्लोजिंग विल बी द एवरेज। तो क्लोजिंग को ही एवरेज मान लेते हैं, तो बीआर भी लिया जाएगा, डेटर भी लिया जाएगा। ये हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बैलेंस शीट से। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग शैल बी बेस्ड एंड वी शैल बी प्रोसेसिंग द डाटा। तो यहाँ पे हमें बीआर भी लेना होगा और डेटर भी लेने होंगे। अगर बीआर मिसिंग है तो हम डेटर ही लेंगे, अगर ओपनिंग नहीं है देन क्लोजिंग इज द एवरेज, वही लेते हैं। तो हमारा फार्मूला है कि इसके बेस में हमने कितनी नेट क्रेडिट सेल की। जब भी डेटर वर्ड आता है इट मींस वी मस्ट बी हैविंग क्रेडिट सेल। तो यहाँ पे कैश सेल हम बिल्कुल नहीं लेते, क्रेडिट सेल वो भी नेट होगा, रिटर्न माइनस करके होगा। तो ये हम फार्मूला लेते हैं नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड डेटर, और इसका आंसर होगा नंबर ऑफ टाइम्स। और जितना नंबर ऑफ टाइम बढ़ेगा उतना सिग्नल हमारा हायर होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम टू कंपनीज को या बैकवर्ड हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें लास्ट ईयर से, अगर डेटर टर्नओवर हमारी बढ़ रही है इट मींस वी आर इंप्रूविंग। हम कमेंट कर सकते हैं कि हमारी कंपनी बेटर चल रही है क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स उसका ग्रेटर आया। सिमिलरली अगर डेटर टर्नओवर है, नाउ वी हैव टू गो विद द डेटर वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द रिवर्स इन फार्मूला ऑफ टर्नओवर। अगर मुझे टर्नओवर पता तो उसका रिवर्स क्या होता है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का मतलब है कितनी देर में, कितने दिनों में, कितने मंथ में हम डेटर से मनी कलेक्ट करें, जिसको कहते हैं डेटर कन्वर्जन पीरियड या एसीपी, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो वेलोसिटी भी कहा जा सकता है कितने दिनों में हम डेटर से मनी कलेक्ट करते हैं। इसी फार्मूला को हम रिवर्स कर लेते हैं, एवरेज ट्रेड डेटर ऊपर आ जाता है डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 12। अगर मुझे मंथ में आंसर चाहिए, अगर हमें दिनों में चाहिए तो 365। तो हमारा आंसर बनेगा नंबर ऑफ मंथ और डेज। और जितना अगर हम कंपैरेटिव करेंगे तो जितना डिक्रीज होगा, जितने नंबर ऑफ डेज या मंथ डिक्रीज होंगे उतना हमारा आंसर पॉजिटिव होगा। अगर हमें कमेंट देना होगा जिस कंपनी के लेस डेज या लेस मंथ्स होंगे इन डीसीपी देन दैट कंपनी विल बी मोर बेटर। तो यहाँ तक हमने कंक्लूजन किया। तो यहाँ पे मैंने लिक्विडिटी रेशियोज का हमने समवट एक्सप्लेनेशन की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम करंट देखते हैं, देन अपनी लिक्विड रेशियो, देन एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। सिमिलरली हम आते हैं एक्टिविटी रेशियो में। नंबर 1 हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशियो, देन वेलोसिटी, सिमिलरली डेटर टर्नओवर, देन डेटर वेलोसिटी। तो यहाँ तक हमने रेशियो डिस्कस की हैं। सो दीज रेशियोज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वी कैन पे द राइट कमेंट्स if our answers are correct. We have to select the basic item from financial accounting, then we have to put in the formula, that is the total work of management accountant. Thank you very much. Thank you.